आर्या अपने हॉस्टल के रूम में बैठे हुए अपने गले के लॉकेट को पकड़कर सोचता है, शेरिंग जी ठीक कहते हैं, ये लॉकेट सचमुच मेरा रक्षा कवच है। इसकी वजह से ही मैं इतनी मुसीबतों से बचकर लौटा हूँ। तभी उसे अपनी शादी का दिन याद आता है। वो सोचने लगता है कि जिस शादी को उसने कभी नहीं माना, आज उसी शादी की वजह से ही वो जिंदा बचकर आया है। तभी उसकी पत्नी बोल उठती है, आर्या, मैं अपना शरीर छोड़कर तुम्हारे अंदर बस रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे इस जन्म का लक्ष्य यही है, इसलिए इसके बारे में इतना मत सोचो। आर्या ये सोचकर चौंक जाता है, अरे ये तो मेरे मन की बात भी सुन सकती है। पत्नी हंसकर कहती है, जो तुम्हारे दिल में बसती है उसे तो तुम्हारे दिल की आवाज और बातें दोनों ही सुनाई देंगी ना। आर्या थोड़ा हैरान हो जाता है, इसका मतलब मैं जो भी सोचता हूँ, मन ही मन जो भी बातें करता हूँ, सब इसको पता चल जाता है। पत्नी फिर से कहती है, हाँ आर्या, मुझसे छुप कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वसुंधरा के बारे में भी नहीं सोच सकते। ये जानकर आर्या सचमुच मायूस हो जाता है। उसे एहसास होता है कि जब उसे वसुंधरा की याद आती है, तब उसके अंदर बैठी उसकी पत्नी को क्या महसूस होता होगा। आर्या मन ही मन अपनी पत्नी को कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में बहुत हर्ट किया, इसलिए। पत्नी धीरे से कहती, तुम मेरे लिए सोच रहे हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है आर्या। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मेरे लिए तुम ही मेरे पति हो और रहोगे। अपने पति की हिफाजत में मरते दम तक करूंगी। पत्नी की बातें सुनकर आर्या थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी उसके रूम में मैडी और माया आते। मैडी उसे गले लगाकर कहता है, आर्या, तू कहाँ चला गया था? पता है, तेरी चिंता में मुझे दिन में 4 वक्त नहीं बल्कि 8 वक्त खाना पड़ता था। जब भी तेरी याद आती थी मुझे भूख लगती थी। आर्या हंसकर कहता है, हाँ, वो तेरी सेहत देखकर पता चल रहा है, कुछ ही दिन में अपने पेट को पर्वत जैसा फैला चुका है। तभी माया कहती है, नहीं आर्या, मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है, मेरे पिताजी की वजह से ही तुम्हें इतना जोखिम उठाना पड़ा। आर्या उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं माया, जो हुआ है उसमें तुम्हारे पिता का जुड़ना सिर्फ एक इत्तेफाक है। आखिरकार प्राचीन किताब तो मुझे वहां से लेकर उसकी सही जगह पहुंचाना ही था। मैडी एक्साइटेड होकर कहती है, तो क्या तुमने उस प्राचीन किताब को सही जगह पर रख दिया? आर्या हंसकर कहता है, मैंने उस प्राचीन किताब को वहां पहुंचा दिया है जहां उसे होना चाहिए। माया पूछती है, आखिरकार तुम बिल्डिंग से निकल कर गए कहां? आर्या थोड़ा सोचकर कहता है, वो कहानी बहुत लंबी है माया, और किसी दिन फुर्सत में बैठकर तुम लोगों को सुनाऊंगा। मैडी कहता है, अब वो ठीक है, लेकिन जो भी कहो, मुझे तो इस मिशन प्राचीन किताब में बेहद मजा आया। इतना साहसिक काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। मैडी की बात सुनकर आर्या जैसे थोड़ा सहम सा जाता है। उसे वो सारे पल याद आ जाते हैं जब उसके और उसके दोस्तों की जान पे बनाई थी। माया पूछती है, क्या हुआ आर्या, क्या सोचने लगे? आर्या कहता है, हमारे मिशन में मजे से ज्यादा जोखिम था। हम लोग आज जिंदा हैं, ये ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं। मैं अभी तक तंत्र साधना में उतना माहिर नहीं हूं कि हर मुसीबत से खुद को और बाकी लोगों को निकाल सकूं। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते। मैडी कहता है, क्या फैसला आर्या? आर्या कहता है, आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी या फिर तुम लोगों की जान को खतरा हो। बिना सीखे तंत्र की दुनिया में घुसने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है, जो मैं आज के बाद फिर कभी नहीं करूंगा। माया कहती है, तुमने ठीक ही फैसला लिया है। जिन चीजों के बारे में हम नहीं जानते हैं, बिना जाने उससे उलझना ठीक नहीं है। मैडी ये सुनकर बोलता है, आर्या, तुम लोग क्या यही बातें करते रहोगे? हमें क्लास भी अटेंड करनी है भाई। आर्या उन्हें देखकर कहता है, आज से मैं अपनी आम जिंदगी जीऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद आर्या तैयार होकर अपने कॉलेज की तरफ जाने लगता है। तभी एक गली के अंदर घुसते ही उसके अंदर से उसकी पत्नी बोलती है, रुको आर्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम आज इस रास्ते से अपने कॉलेज मत जाओ। आर्या हंसकर कहता है, अरे इस रास्ते में क्या खतरा हो सकता है, मैं तो रोज इसी रास्ते से जाता था, बेकार में मत डरो। आर्या 2 कदम उसी रास्ते पर चलता है, लेकिन अचानक वो खुद ही दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। आर्या मुंह बनाकर कहता है, अरे अब क्या मेरी हर ख्वाहिश भी तुम्हारी पसंद नापसंद के ऊपर निर्भर है? उसकी पत्नी कहती है, नहीं आर्या,
मैं तुम्हें अपनी मन की किसी भी चीज को करने से तब तक नहीं रोकूंगी जब तक उस काम को करने में तुम्हें कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे इसी तरह तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारे दिमाग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बात आर्य को अच्छी नहीं लगती। ये क्या बात हुई? अब मुझे किसी और के इशारों पर चलना, बैठना, उठना पड़ेगा? अचानक ही एक जोरदार आवाज से आर्य का ध्यान उस तरफ जाता है। वो दौड़कर उसी रास्ते की तरफ जाता है जहां से वो पहले जाना चाहता था। उस रास्ते पर आते ही वो चौंक जाता है। वो देखता है कि सचमुच उस रास्ते में एक कार दुर्घटना हुई है जिसमें उस रास्ते से जाने वाले कुछ लोगों की मौत हुई है। आर्य को लोगों से पता चलता है कि ये एक्सीडेंट उस कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। वो मन ही मन फिर से अपने लॉकेट को छूकर कहता है, तुमने फिर से मुझे बचा लिया। पत्नी हंसकर कहती है, मैंने कहा था ना, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी रक्षा करने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगी। आर्य हंसकर अपने कॉलेज जाने के लिए आगे निकल जाता है। अपने कॉलेज में एक खिड़की के पास बैठकर आर्य अपने दादाजी की नोटबुक को खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है कि कैसे समय को अपनी शक्ति से कंट्रोल किया जा सकता है। इस शक्ति को तंत्र में समय सिद्ध की शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा में सिद्ध होने के बाद कोई भी इंसान अपने आसपास होने वाली हर घटना को अपने मन की आंखों से देख भी सकता है और उसके हिसाब से खुद को तैयार भी कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस विद्या से समय को रोका भी जा सकता है या फिर खुद समय से आगे जाकर भविष्य में घटने वाली घटनाओं को भी देखा जा सकता है। इस बारे में पढ़ते पढ़ते वो एक बार अपनी आंखें किताब से हटाकर खिड़की से बाहर झांकता है और वहां किसी को देखकर वो चौंक जाता है। आर्य घबराते हुए खुद से बोलता है, हैं? त्रिकालेश्वर, ये अभी तक जिंदा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आर्य जब दोबारा उस तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। आर्य अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरा वहम था? क्या सचमुच त्रिकालेश्वर यहाँ आया है? तभी उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, नहीं आर्य, त्रिकालेश्वर यहाँ है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ वो मुझे भी दिखाई नहीं देता। अचानक आर्य थोड़ा डरने लगता है। वो परेशान होकर कॉलेज के चारों ओर देखते हुए सोचता है, आखिर ये त्रिकालेश्वर यहाँ क्यों आया है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। आर्य पूरे कॉलेज कैंपस में त्रिकालेश्वर को ढूंढने लगता है। तभी कॉलेज कैंपस की एक सुनसान जगह पर आर्य को त्रिकालेश्वर दिखता है। आर्य जैसे ही त्रिकालेश्वर के सामने जाता है वो उससे कहता है, आओ आर्य, कैसे हो तुम? आर्य हैरान होकर कहता है, मैंने तो आपको मौत के हवाले छोड़ दिया था, आप बच कैसे गए? त्रिकालेश्वर मुस्कुराते हुए कहता है, उस पेड़ के हमले से मैं बच गया। क्या तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है? आर्य पूछता, अब आप मुझसे मिलने क्यों आए हैं? त्रिकालेश्वर हंसकर कहता है, क्या करूं, हम दोनों ने मिलकर जो काम शुरू किया है उसे खत्म तो करना पड़ेगा ही। आर्य सोच में पड़ जाता है, मतलब कैसा काम? त्रिकालेश्वर बोलता है, वो बिल्डिंग तो अभी भी अशुभ शक्ति से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। तुमने प्राचीन किताब तो हासिल कर ली, लेकिन बिल्डिंग से अशुभ शक्ति के काले साए को तुम्हें ही निकालना होगा। आर्य बेचैन होकर बोलता है, मतलब वो बिल्डिंग अभी भी काली और अशुभ शक्ति के अधीन है? त्रिकालेश्वर कहता है, हाँ बेटा, और बिल्डिंग को काले साए से मुक्त करने के लिए तुम्हें बिल्डिंग की मिट्टी को शुद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मायावन जाना पड़ेगा। आर्य नासमझी से पूछता है, मतलब ये मायावन क्या है और कहाँ है? त्रिकालेश्वर कहता है, चारों ओर पर्वत के बीच घिरा हुआ एक जंगल जहाँ अशुभ शक्तियों का वास है। आर्य पूछता है, लेकिन आप तो खुद एक अशुभ शक्ति के पुजारी हैं, तो फिर आप उस बिल्डिंग और मायावन को शुद्ध क्यों करना चाहते? त्रिकालेश्वर हंसकर कहता है, मैं सिर्फ दौलत का पुजारी हूँ। निशिकांत मुझे उस बिल्डिंग को अशुभ शक्ति से छुड़वाने के लिए इतनी दौलत दे रहा है कि अब मुझे उस बिल्डिंग को अशुभ शक्तियों से मुक्त करवाना ही होगा, जिसके लिए मायावन की मिट्टी को शुद्ध करना जरूरी है। अब तुम बताओ, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? घबराओ मत, इस काम के लिए मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जो तुम जिंदगी भर भी कमा नहीं पाओगे। आर्य गुस्से से कहता है, नहीं, मैं आप पर भरोसा करके कहीं नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे और इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं है। त्रिकालेश्वर हंसकर कहता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और ऑफर है जिसके जरिए भी तुम खूब दौलत कमा सकते हो। आर्य गुस्से से कहता है, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। त्रिकालेश्वर कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे गले का ये तिलिस्मी लॉकेट चाहिए।
इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आर्या चौंक जाता है। वो अपने लॉकेट को पकड़कर कहता है, खबरदार जो मेरे लॉकेट की तरफ आंख उठाकर भी देखा। ये तुम्हारे लिए एक लॉकेट हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरी जिंदगी है और ये बिकाऊ नहीं है। त्रिकालेश्वर और भी कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन आर्या उसे रोककर कहता है, बस आपके साथ मुझे और कोई भी बात नहीं करनी है। ना तो मैं आपके साथ उस मायावन में जाऊंगा, ना ये लॉकेट में बेचने वाला हूँ। इसीलिए बिना वक्त गवाए आप यहाँ से चले जाइए। ये बोलकर आर्या वहां से चला जाता है। त्रिकालेश्वर उसे गुस्से से देखता है और फिर हंसकर कहता है, तुम अभी नादान हो आर्यमन। त्रिकालेश्वर की ताकत का अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है। तुम्हें तो मैं कुछ भी करके अपने जाल में फंसा कर ही रहूंगा, नहीं तो मायावन में छुपे हुए मैं अपने असली मकसद को कैसे पूरा करूंगा। एक बार जब मैंने ठान लिया है कि वो तिलिस्मी लॉकेट मुझे चाहिए, तो ये त्रिकालेश्वर उसे कैसे भी हासिल कर ही रहेगा। आर्या त्रिकालेश्वर के बारे में सोचते हुए आ रहा है कि तभी माया मैडी के साथ उसके पास आकर परेशान होते हुए बोलती है, आर्या मेरे पिताजी को बचा लो, उन्हें फिर से वो दौरे पड़ने लगे हैं। बिल्डिंग अभी तक अशुभ शक्ति से मुक्त नहीं हुई है, और अगर वो बिल्डिंग अशुभ शक्तियों से मुक्त नहीं हुई तो मेरे पिताजी को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। आर्या कहता है, इसी बिल्डिंग के सिलसिले में त्रिकालेश्वर आया था मुझसे मिलने। वो मुझे मायावन जाने के लिए बोल रहा था और मुझसे मेरा ये लॉकेट भी मांग रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। माया चिंतित होकर कहती है, लेकिन तुम्हारे या फिर तुम्हारे इस लॉकेट के बिना उस जगह का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। त्रिकालेश्वर जी ने खुद हमें बताया, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। आर्या सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी पत्नी अंदर से कहती है, नहीं आर्या, शिरिंग जी से पूछे बिना तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। आर्या सोच में पड़ जाता है। अब क्या करेगा आर्या? क्या वो माया के पिताजी के लिए जाएगा मायावन, या फिर शिरिंग के फैसले का इंतजार करेगा? और अगर शिरिंग उसे जाने के लिए मना करते हैं तो फिर क्या करेगा आर्या?